ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमून हाशमी है और रात गए की भीगती शब में एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, एल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा था, टू मेक अ ग्रेट फिल्म यू ओनली नीड थ्री थिंग्स: अ गुड स्क्रिप्ट, अ गुड स्क्रिप्ट एंड अ गुड स्क्रिप्ट। फिल्म बनाने के लिए आपको महज तीन चीज़ों की ज़रूरत है: अच्छी कहानी की, अच्छी कहानी की और अच्छी कहानी की। ये और बात है कि हवसे ज़र और सस्ती शोहरत के चक्कर में ये मुकालमा अब कुछ यूँ हो गया है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ख़वातीन हज़रात, फ़िल्म को साहिबान दानिश ने लार्जर देन लाइफ, ज़िंदगी से बड़ी चीज़ का खिताब दिया। लेकिन इस लार्जर देन लाइफ में जो लाइफ है वो दर हकीकत कहानी है, कि ये कहानी है जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा स्क्रिप्ट, प्लॉट, प्रोडक्शन और वो सारे गाने जो आप देखते हैं और जो स्क्रीन के ऊपर आपको हैरत ज़दा करता है, उस सब का नुक्ता दरमियान में एक है और वो है कहानी। कहानी निगार महज मुकालमा साज नहीं होता, बल्कि वो अपने अहद का पहला मौर्रिख भी है। अपने समाज, सकाफ़त और तमद्दुन का वो वसीक़ा नवीस यानी रिकॉर्ड कीपर, जो आने वाली नस्लों को किस शक्ल में कौन सा माशरा कैसे पनपा था ये बता पाता है। सो कहानी नवीस को महज मुकालमे चुस्त करने वाला उस्ताद ना गर्दानिए, बल्कि अगर कहानी में कहीं तहज़ीबी या तमद्दुनी या तारीख़ी झोल रह गया है तो फिर कहानी नवीस की इल्मियत पे सवाल भी उठते हैं। यही वजह है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में साहिबान इल्म ने जब फिल्म नगरी से अपना नाता जोड़ा तो वो सब के सब बतौर कहानी नवीस आए थे, स्क्रिप्ट राइटर्स। हम देखते हैं कि कैसे कैसे नाम हैं बरसग़ीर में, कृष्ण चंद्र से लेकर ख़ुद मंटो साहब तक और फिर फैज़ साहब तक। हम देखते हैं कि हर एक ने अपना सिक्का अगर जमाने की कोशिश की बतौर कहानी नवीस, तो फिर वो फिल्म ही की दुनिया थी। पाकिस्तानी फ़िल्म के 75 साल पर एक नशिस्त हो चुकी है, लेकिन कहानी एक ऐसा अहम मौजू है कि ये समझा गया कि इसके ऊपर अलग से बात हो, इसलिए कि वो बहुत बड़े नाम हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जो फ़िल्म को अपनी जगह पर अगर रखने की कोशिश में सरगर्म अमल हैं तो वो कहानी नवीस ही हैं। आज की नशिस्त में आप जानते हैं कि मौसीक़ी का समा बंधेगा और साथ ही साथ किताब पर भी तबसरा होगा, लेकिन ये सब कुछ होगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। रात गए की नशिस्त है। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि अक्सर बचपन में फ़िल्म देखते हुए मैं पिछली सीटों पे सो जाया करता था। मकालमे अच्छे हों तो बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, हर आदमी सिनेमा में सरगर्म रहता है। गाने के बोल अच्छे हों तो हर शख्स थिरकता है। जैसे ही हीरो किसी मकाम पर आकर अपनी गैरत का ऐलान करता है तो सीटी पड़ना लाजिम है। ये सब के सब कहानी के जुज़ हैं। और ख़वातीन हज़रात, आज हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के 75 साल कहानी नवीसी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि अगर उनके नाम को पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से निकाल दें तो ख़ुद फ़िल्म इंडस्ट्री की कहानी अधूरी रह जाएगी। जनाब नासिर अदीब साहब, आपका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ चुका है कि दुनिया में आपसे ज़्यादा फ़िल्में किसी ने लिखी नहीं हैं। आपका एक किरदार, मैं आपकी किसी फ़िल्म का नाम लेने की गुस्ताखी नहीं करूँगा, इसलिए कि फ़हरिस्त इतनी तवील है कि पंजाबी सिनेमा में किसको याद रखेंगे और किसको छोड़ देंगे कि नासिर अदीब का नाम हर एक पत्थर, हर एक पत्ता पत्ता, बूटा बूटा हाल हमारा जाने है की सूरत है। लेकिन एक कैरेक्टर जो ज़िंदा व जावेद हो गया, जिसने बरसग़ीर पाक व हिंद की सियासत पे एक अनमिट नक्श छोड़ा है, जो हमारे सरहद पार वो फिल्म 3.5 साल मशरक़ी पंजाब के सिनेमाओं में चलती रही, मौला जट, जनाब नासिर अदीब की तख्लीक, उसमें ना नूरी नथ का किरदार। ना साहब,
ये इन सारे हवालों से आप पे बात होगी, और ख़ुद आप जो एक इंस्टीट्यूशन है उस पे बात होगी, और आप पे जो ये चोट लगती है कि गंडासा पाकिस्तानी फ़िल्मों में आप लेके आए हैं, उस पे भी बात होगी। ख़वातीन हज़रात, मेरी दूसरी शख्सियत साहिब इल्म है, इसलिए कि कहानी नवीस से पहले अफसाना निगार थे। फ़िल्म बनाने का शौक़ चुराया तो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर कदम रखा, लेकिन जो कलम की काट है वो कभी लिखारी को अपने से दूर नहीं करती। सो परवेज़ कलीम साहब ने फ़ैसला ये किया कि वो फ़िल्में लिखा करेंगे, और जब उन्होंने फ़िल्म लिखी तो कभी बाज़ार हुस्न लिखा, कभी उन्होंने जन्नत की तलाश लिखी, कभी मुझे चांद चाहिए लिखी। आपको 30 बरस हो गए हैं इस सहरा की दश्त नवर्दी में, और अब भी सूरत हाल ये है कि खूब से खूब तर की तलाश है। आप निगार फिल्म अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, और आपकी एक फ़िल्म जन्नत की तलाश को अभी हाल ही में एक नामवर टेलीविज़न चैनल की जानिब से भी अवार्ड दिया गया है। परवेज़ कलीम साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। साहिब इल्म कौन कौन थे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और जो फिल्मों की कहानियाँ लिखते रहे और आप तक आए हैं, आपसे इस बात पे गुफ्तगू होगी। और आप जानते हैं कि रात गए की नशिस्त अधूरी है अगर इसमें मुजाहिद हुसैन साहब ने हमारे लिए गज़ल, ठुमरी, गीत की महफिल ना सजाई हो। वहदत रमीज़ एक नौजवान आवाज़ है, बहुत खनकता हुआ लहजा है, गज़ल गाते हैं तो क्या उम्दा गाते हैं, और बहुत मुख्तसर से वक्त में रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म तक आपकी आवाज़ पहुंच गई है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि नए आने वालों में वहदत ने जो पॉप चलन है उससे हटकर अपनी जड़ को पकड़ा है, अपनी विरासत को पकड़ा है। आप ठुमरी गाते हैं, आप गज़ल गाते हैं, आप गीत गाते हैं। वहदत, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू 75 साल पाकिस्तानी फिल्म नवीसी के। अगर मैं साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सबसे पहले तो मुझे ख़ुद ये बतलाइए कि आपकी शान नुज़ूल क्या है, आप कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक आए? शमून भाई, बचपन से एक शौक़ पैदा हुआ, और वो शौक़ इसलिए पैदा हुआ कि एक आदमी हमारे इलाके में मर गया जो लखपति था, और ये उस दौर की बात है जब हमारे घर में 10 रुपये का नोट नहीं मैंने देखा था कभी। चांदी का रुपया होता था और उसमें 16 आने होते थे, आने में 4 पैसे होते थे, पैसे में 2 दमड़ियाँ होती थी। नाज़ भाई, ताल्लुक़ कौन से इलाके से? मैं सरगोदा का। सरगोदा के एक छोटा सा गांव जिसे 40 आदमी रहते थे, वहाँ का मैं रहने वाला। तो शमून साहब वो मर गया जब, तो मुझे नहीं पता था कि वो मर गया। मैं उसे देखने के लिए गया, सालम इंटरचेंज पर, सालम गांव है, वहाँ चला, 3 मील पैदल चल के गया, 4थी क्लास में पढ़ता था। अच्छा। और वहाँ जाकर पता चला कि वो मर चुका है, और 3 महीने हो गए से मरे। तो उसका घर देखा तो घर बड़ा था, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि लखपति ऐसे घरों में रहते हैं। वापस आकर मैंने अपने चचा से सवाल किया कि वो सानी नाम था उसका, नाम तो मुझे नहीं पता, सानी कौम थी उसकी, हिंदू था, कि वो मर गया तो अखबार में तो कोई नहीं आया। तो मुझे उनका जुमला भी तक याद है, पंजाबी चो उन्होंने दस्या, कहता पुत्र उन्हें पाकिस्तान बनाया सी जो उन्होंने नाम ना सी। कहता अखबार में नाम उनका आता है जो कोई ऐसा काम करें जो नस्लों पर असरअंदाज हो। तो तब से जहन में एक बात बैठ गई कि मैंने नाम पैदा करना। कोई ये नहीं कि राइटर बनना है, बस ये था कि मैं मरूँ तो अखबार में खबर आए कि ये शख्स था और जो आज दुनिया में नहीं रहा। ये जज्बा लेके मैं पढ़ता रहा और मैं 12वीं क्लास तक पहुंच गया। तो जब 12वीं क्लास में गया तो मैंने देखा कि हर साल अखबार में मेजर तोफ़ैर सरवर शहीद का इंटरव्यू बमा हाउस की फैमिली के छपता है, और इसलिए छपता है कि उनको निशान हैदर मिला था, वो पहला निशान हैदर उनको मिला था। तो मैंने कहा आर्मी ज्वाइन करते हैं, मैं सर आर्मी में चला गया। मैं टॉपर था, पढ़ाई में बहुत काबिल और डिबेटर भी, और ये काफ़ी खूबियाँ थी जमा हो गई थी मेरे अंदर। वाला साहब ने ढोल बाजे बजाए बड़ा, और उनको मुबारकबादें मिली कि आज तुम रॉयल फैमिली में दाखिल हो गए हो। मेरे वाला साहब को वो लोग भी मिलने आए जो हमें मिलने सलाम का जवाब नहीं देते थे, क्योंकि मैं लेफ्टिनेंट हो गया। वहाँ गया, 3 दिन ट्रेनिंग की। वो हवालदार ने गिट्टों पे जो ना डंडे मारने, भगाना और ये वो, और जब शाम को आना तो उसी ने सलूट मार के सर भी कहना। 3 दिन के बाद मैं भाग आया तो सर उसके बाद फिर वालिद साहब ने इस गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा। फिर मैंने बीए जो किया वो खुद मेहनत मजदूरी करके किया, लोगों के घरों में काम करके, कोई ट्यूशन पढ़ा के, लकड़ियाँ भी टाल पर मैंने वो काटी,
वो 5 आने मन के मिलते थे, वो इतनी इतनी लकड़ियाँ करने के। तो एक मेरा जोड़ीदार था, अशरफ नाम था उसका, तो जिस दिन हमने सबसे ज़्यादा कमाई की, हमने 1 रुपया 2 आने कमाए थे। तो बीए करने के बाद मेरी वालिद साहब के साथ सुलह हो गई। सुलह हो गई तो फिर मैंने एमए में दाखिला ले लिया। इस दौरान मैंने अप्लाई किया तो मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भर्ती हो गया। अच्छा, जब मैं घर गया अपनी वालदा को बहुत बताया, ट्विस्ट है इस कहानी में। हाँ जी, मैंने जब वालदा के पास गया, मैंने कहा जी मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हो गया, तो मेरी माँ ने पंजाब, मेरी माँ अनपढ़ सी, कहती ना पुत्र ना ये नौकरी नहीं करनी। मैं क्या क्यों? मैं किसी को दुआ देने नहीं वेख्या जेलर नूं, ते पुत्र ये नहीं करनी। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जनाब ज्वाइन नहीं की। उसके बाद सर मैं शौक़ हुआ, मैंने नावल लिखे और वो नावल जो है से हम हमारी ज़बान है हमारी उर्दू की या ये फिल्मी की, वो सुपरहिट हो गए। तीसरा नावल लिखा मैंने आसफ़ा के नाम से। अच्छा, उसके ऊपर कैप्शन था, वो आसफ़ा जिसके अगवा का मोशे दायान को आज तक अफसोस है। अच्छा, जेरूशलम था सारा आपके, जी, मेरा फ़लस्तीन का फ़लस्तीन जी। आपका टॉपिक था। अच्छा, इस दौरान मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर आप ही की इस टीवी पर सेलेक्ट हो। पीटीवी पे आ गए और ये शायद 1971 के बाद थे। जी। जी। तो उस वक्त जनाब वो मेरे बैच में जो 7 साल तो नामवर लोग थे, यावर हयात साहब थे, मोहम्मद निसार हुसैन थे, नुसरत ठाकर थे, जी। उनमें मैं भी था। 175 रुपये बेसिक तनख्वाह थी। अच्छा, मैं ज्वाइन करने के लिए जब तैयार हुआ तो मेरे एक दोस्त थे वकील, उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया सरगोदा कलियार होटल पे। तो एकदम मशरक अखबार उस वक्त छपता था, तो वो कहने लगा वो नासर तेरे ते नावल ते फिल्म बन रही है। मैं कहा किस तरह? अब वो आधा सफ़ा दिखाया था, अल आसफ़ा के नाम से फिल्म शुरू हुई और उसके ऊपर लिखो वो आसफ़ा जिसके अगवा का मोशे दायान को आज तक अफसोस। अफसोस। अब सब मेरे जेब में चनाब एक्सप्रेस का टिकट था, मैंने वहाँ ज्वाइन करना था। आज शायद मैं प्रोड्यूसर रिटायर भी हो चुका होता। मैं उधर जाने की बजाय मैं लाहौर आ गया। अच्छा, और मैं सीधा उस प्रोड्यूसर के पास है लक्ष्मी चौक पे, तो मैं उनके पास गया तो छोटे से कद के एक आदमी, घुंघराले बाल, मुंह में पान, तो सांवला रंग, तो मैंने जाके सलाम किया तो कहता हाँ जी। अब उसने बोला नहीं, यूँ इशारा के मुंह में पान था। मैंने कहा जनाब तुसी मेरे नावल पर फिल्म बना रहे हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों से पैसे लेने नहीं आया, आप सिर्फ ये कहने हो कि मेरा सिर्फ नाम दे दे। तो अब उसने वो पान थूका तो गुस्से से कहता क्यों तुम रियाज शायद हो जो तुम्हारा नाम दे दो। अच्छा, मैंने कहा सर मैं रियाज शायद तो नहीं, मैं तो नासिर अदीब हूँ। कहते मेरे दफ्तर से बाहर चले जाओ, आइंदा आए ना तो उठाकर नीचे फेंक दूंगा। ठीक है सर। मैं सर सीधा अदालत चला गया। फिर इंसाफ की तारीख में पूरी दुनिया में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई वकील नहीं दिया, जज ने खुद बुलाया, ज़बानी बात सुनाई, तो सोमो नोटिस शायद वहीं से चला होगा। उन्होंने हवालदार एक मुझे दिया और उसे कहा कि ये 3 आदमी इनको हथकड़ियाँ लगा कर मेरे पास ले आओ। अच्छा, वो जब हवालदार अंदर एंटर, उसने कहा जी मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम तीनों को हथकड़ियाँ लगा कर लेना, इस आदमी के साथ तुमने ज़्यादती की। तो शमून भाई एक हवालदार की उस दौर में ये ताकत थी कि मैंने उन तीनों को हाथ जोड़ते देखा उसे कि हमें हथकड़ियाँ ना लगाओ, वैसे लेकर जाओ। उसने कहा जी मुझे ऑर्डर, मैंने हथकड़ियाँ लगा के ले जाना। उन्होंने एक ऊपर एक वकील था, शायद आपको याद हो, जो वो एग्रीमेंट भी करता था, चुगताई साहब, उसको उन्होंने बुलाया। तो उसने उनको उसको समझाया, मेहनत की, उसने कहा यहाँ से इनको ऐसे ले चलो, अदालत में तुम हथकड़ियाँ लगा के ले जाना। कहता ठीक है, चले गए। जज ने उनसे पूछा भाई तुमने इस लड़का ये तुम्हारे पास गया था, कहते इसने तुम्हें क्या कहा? कहता इसने कहा था मेरा नाम दे दो। कहता तुमने क्या कहा? उन्होंने चुप कर गए। कहता तुमने कहा मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, ये बाहर जाकर इसके साथ सुलह कर लो, वरना मैं तुम तीनों को अंदर कर दूंगा। बाहर आकर जनाब उन्होंने हाथ जोड़े, मेरी ठोड़ी हाथ लगाया, मेरी मुट्ठी में 100-100 के नोट रखे इतने, और कहता यार इन्नी ने तो मैं तेरा नाम भी दे देंगा। मैं कहा जी ठीक है। अब वो मैंने गिने नहीं, अब वो मेरी मुट्ठी में थे नोट। अंदर जाकर मैंने बताया कि वो सुलह होगी। उसने कहा हाँ जी ठीक है। अब वो 4000 रुपया था। अच्छा, 4000। 4000। जब वो मैंने 4000 गिना तो मुझे पता लगा मैं असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर की 2 साल की तनख्वाह मुझे कहानी से मिल गई। तो मैंने कहा यही अच्छा काम है, यही करते हैं। और यूँ आपने कहा, और यूँ मैं फिल्म में। अगर आप चुगताई साहब का नाम ना लेते तो खुदा की कसम मैं समझता कि नासिर भाई ने बैठे बैठे कहानी बनाई है और मुझे फिल्म का एक नया स्क्रिप्ट दे देंगे। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स, गमे आशिकी तेरे शुक्रिया में कहाँ कहाँ से गुजर गया। परवेज़ भाई ये तो आपकी फ़िल्म का मौजू हो जाना चाहिए कि जितनी कहानी इन्होंने सुनाई है। शमून साहब, नासिर अदीब
दूसरा कोई नहीं है। बिलाशुबा। ये अपने अंदाज में जैसा कलम, जैसी काट जुमले की और विजडम के साथ, क्योंकि वैसे जो सादे लाचिस वाली बातें होती हैं वो तो लोग सुन के अनसुनी कर देते हैं, लेकिन ये विजडम वाला आदमी है, इसने हमेशा विजडम के साथ जुमला लिखा है, उसके बिहाइंड भी कुछ काउंटर कर रहा होता है। ये इस बंदे की तारीफ़ है। मैं भी इत्तेफाक से चूँकि ज़्यादा मकालमा निगारी हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, लेकिन मकालमे का ही मेरा भी मैं आपकी इसकी बात काट करके जहाँ बात करना चाहता हूँ सर, इनकी मोहब्बत है, ये मेरी तारीफ़ करते हैं और अक्सर जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मैं कलमे मोहम्मद पढ़ के कहता हूँ, मैं सोचने लग जाता हूँ ये मेरी क्यों तारीफ़ हो रही है। तो फिर एंड मेरा ये होता है कि मेरे मालिक ये तेरी तारीफ़ हो रही है कि तूने मुझे अता किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था। यहाँ तक मकालमे की यानी वो कांट छांट और तरतीब देखें, सोच देखें, गहराई देखूँ। मैंने इनकी फ़िल्म देखी बाज़ार हुस्न, मेरा इनका तारफ़ नहीं था, मेरी मुलाकात भी नहीं थी। मैं इनको तलाश करके सरवर भट्टी के दफ्तर पहुंचा। मैंने कहा ये परवेज़ कलीम साहब से मिलना है। ये आ गए, मैं उठा, मैंने इनको हाथ जोड़े, मैंने इनको सलूट मारा और मैंने 10 रुपये का नोट जेब से निकाला। थोड़ा मैं कंजूस भी हूँ, तो वो उसके ऊपर मैंने लिखा, अगर ये फ़िल्म मुझे लिखने के लिए दी जाती, मैं इस फिल्म जैसा, इस राइटर जैसा एक भी मकालमा नहीं लिख सकता। और वो नोट मैंने इनको दे दिया, पत्नी ने खर्च कर दी। ये मुझे अब आपकी तौसीफ़ इतनी हो रही है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं भी नाज़रीन को बतलाता चलूँ कि ये उन फिल्मों में से एक फ़िल्म है कि जिसकी कॉपी सरहद पार बनाई गई। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ शमून साहब, मेरी हिंदुस्तान ने 9 फिल्में कॉपी की हैं। अच्छा। बाज़ार हुस्न उनमें से एक है। जी जी बिल्कुल। मेरी फिल्म आसमान उधर कॉपी हुई, रूप की रानी चोरों का राजा के नाम से। मेरी फिल्म यहाँ आबिदा लागा चुनरी में दाग वहाँ बनी। मैंने यहाँ एक फिल्म कैद लिखी जो उधर जो है वो शक्ति के नाम से बनी, जिसमें नाना पाटेकर और शाहरुख वगैरह थे। मेरी 7 फिल्में, मैं जितना बताता हूँ कि वो लंबी हो जाएगा। तो मैटर जो होता है वो मतवज्जो करता है, कहानी का कंटेंट जो होता है ना, असल में वो मतवज्जो करता है सबको। पर विवेक, ये जो ऐसे इंटेलेक्चुअल सवाल आते हैं, इस पे बाद में आएंगे। पहले मैं आप दोनों की कहानियाँ सुन रहा हूँ और वो कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी निगार की कहानी, वाह जी, वो तो मामला ही कुछ और पता चलना चाहिए। जी हाँ। आप बतौर अफसाना नवीस, अफसाना निगार, ख़ानदान में कलम है और लड़का जो है वो पहले ही रिसालों में अपने अफसाने भेजता है और वो छपते हैं, और फिर लड़के को ये तरह सूझती है कि वो कह रहा है कि मैं डायरेक्शन करूँगा, और आपने पहले कदम रखा फिल्म डायरेक्टर के तौर पर और फिर कहानी की तरफ आ गए। जी। ये जो पैरेलल 2 परवेज़ कलीम चल रहे हैं, एक अदीब परवेज़ कलीम है और एक फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, वो परवेज़ कलीम है, इन दोनों में बैलेंस कैसे हुआ? इसको बैलेंस तो किया नहीं जा सकता। इनमें तज़ाद सिर्फ इतना होता है कि अगर टेक्निकली कोई सीख पूछ लिया है किसी ने, तो वो बंदा जिसके अंदर कहानी मौजूद है तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतर कर सकता है, क्योंकि जिस कदर बारीकी जिस तरह बंदा सोचता है, मिनोन वैसे अक्सर नहीं होता, क्योंकि दूसरे हाथ में होती है ना बात। मैंने यहाँ जो पहली फिल्म बनाई वो गुनाह के नाम से बनाई, जिसमें मैंने सऊद को इंट्रोडक्शन कराया लोगों से। पहले डेब्यू था उसका वो। उसके अलावा मैंने 9 एक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिया, जिसमें फैसल कुरैशी भी शामिल हैं नंगे पाँव में। उनको मैंने फर्स्ट टाइम जो है मौका दिया, और फिर और भी बहुत से लोग हैं। बाहर वो लंबे किस्सा निकल जाएगा। किस्सा यह 9 एक्टर दिए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जो काम कर रहे हैं। वो ये जो तज़ाद आप कह रहे हैं कि पैरेलल कलम और डायरेक्शन में, तो सच बात अगर पूछें, ये क्रिएशन जो है ये ना तो कहीं कैमरे में बंद है, ना ये कलम में खाली बंद है। वाह, आँख में है, ये आपके मुशाहिदे में है। वाह। आपका मुशाहिदा, लोग गुज़रते हैं आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ लोग गुज़रते हैं तो उनकी जो मुशाहिदे की कुव्वत है
वो ज़रा उस तरह नहीं होती। यानी ये ना समझिए कि वो बेअकल होते हैं, वो गौर नहीं करते जी। बेनियाज होते हैं। लेकिन ये जो जिसको परवरदिगार वदीयत करें, वो फिर अपने इर्द गिर्द अपने दाएं बाएं देखता है और देखते हुए चलता है। बेशक देख के याद रखिएगा, जितना आप मोहतात होकर चलते हैं उतनी ठोकरें खाते हैं। एहतियात में कभी कभी आप देखिए, जिस चीज़ को संभाल संभाल के आप रखते हैं ना, वही चोरी होती है। ये अमर है। और जिस बड़ा एहतियात आप करते हैं तो आपका बैलेंस कायम रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने एहतियात ये की, चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे वो सैनमा ओनर थे, प्री पार्टीशन वहाँ वो हिंदुस्तान में उनका सैनमा था सहारनपुर में। वो सैनमा इधर आके अलॉट हो गया उनको, मुख्तसर बता रहा हूँ, इधर अलॉट हो गया। उस सैनमा में मैं छुट्टियों में जाता था, खाने बाल वो सैनमा अलॉट हुआ, राधू पैलेस सैनमा। तो वहाँ छुट्टियों में मैं यहाँ हॉस्टल में पढ़ता था, तो वहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक छुट्टियों में होता था। वहाँ हमारे एक ऑपरेटर थे, गुलाम हुसैन उनका नाम था। मैं बच्चा था तो मैं चढ़ जाता था, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर केबिन में जाता था। तो वो देखता था कि ये आवाज़, मैं सोचता था ये आवाज़ और ये चीज़ें मुतहर्रिक जो ये चल रही हैं, झांक झांक के उससे देखता था, होल से जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती थी सिल्वर स्क्रीन पे, वो मैं देखता था। बस वो एक तजब्जुब था, एक सवाल थे बेशुमार जो मैं सारे गुलाम हुसैन से करता था। वो सवाल बताना नहीं है इस वक्त मुनासिब। वो सवालात के जो जवाब मुझे मिलते रहे, वो भी सवाल में थे। मैं तशना ही रहा, मुझ में तशनगी ही रही। फिर जब मैं यहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने जो है वो छोटी उम्र में कर लिया था। तो आगे पढ़ाने का वालिद का था कि ये पढ़े आगे, लेकिन मैं भाग के तो बग़ैर किसी इजाज़त के शान स्टूडियो में एंटर हुआ। अच्छा। और उसके जो और ये बाहर, कौन से सन की बात है? ये बात है जी 1968 की, 69 की बात है। ओहो हो। मैं स्टूडियो में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ, अच्छा एंटर कैसे हुआ, वो जो बाहर दरबान बैठा हुआ था, चौकीदार बैठा हुआ था, उसे मैंने 15 रुपए दिए। अच्छा। वो एक वीक के थे ओके। कि मैं एक आता दूंगा घंटा और 15 रुपए फिर अगले हफ्ते का। ठीक है। वहाँ अंदर गया तो अंदर जो माहौल था मेरे लिए तो बहुत अजनबी था। जाना पहचाना कोई नहीं था, मेरी वाकफियत कोई नहीं थी, मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं था किसी के साथ। मैंने वहाँ दो किरदार देखे जो 1 नंबर फ्लोर के बाहर कुर्सियाँ डाल के बैठे हुए थे, बड़े वाइट कबूतर से लग रहे थे। थोड़े थोड़े इस एज में तो नहीं, मेरी एज ज़्यादा है, वो थोड़ी सी इससे कम थे उस वक्त, कुछ होंगे 55 साल के। तो उनको मैंने देखा, वो 2 बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। तो एक ने मुझे ऐसे इशारे से बुला के कहा, कौन है अभी तू? मैंने कहा जी विजिटर हूँ, स्टूडियो विज़िट करने आया हूँ। अच्छा, क्या करना चाह रहे हो तुम? क्यों करने आए हो? वगैरह 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 वगैरह। मैंने कहा भैया जी मैं असल में राइटर हूँ और मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो जो साहब बैठे हुए थे, इनके थोड़े थोड़े ग्रे बाल थे, वो शौकत हुसैन रिजवी साहब थे। अच्छा। और उनके साथ मेरे पहले उस्ताद जनाब रशीद चौधरी साहब जो सिनेमेटोग्राफर थे, मैं उन्हें कहता हूँ कि लाइट पेंटर थे वो जी। ऐसा भी वक्त आया, फिर जो बंदा मुझसे ये सवाल कर रहा था, वो लंबी कहानी है, रशीद चौधरी साहब के पास मैं असिस्टेंट कैमरामैन आ गया। अच्छा, कैमरामैन के तौर पे जी आए? जी जी नहीं, मेरा कैमरामैन मुझे बनना नहीं था जी। लेकिन वो एक रास्ता था। एक रास्ता ज़माना होता है जब आपके पाँव में रास्ते होते हैं, आपके पास मंजिलें नहीं होती, आप चॉइस नहीं कर सकते उस वक्त कुछ भी, जब आप हैं ही कुछ नहीं। आज भी कोई ऐसी बात नहीं है ख़ास, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही माइनर बात थी। तो मैं चौधरी साहब के पास कैमरे पे आ गया, वहाँ मैंने काम किया। और 1 बरस के बाद मुझे उन्होंने पूछा कि तू क्या करना है, तो मैंने बताया कि ये वही बात है जो मैंने कही थी। फिर उन्होंने मुझे आगा हुसैनी साहब का अच्छा। ज्वाइन करने का कहा। वो मेरे उस्ताद हैं दूसरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने बहुत से असातिज़ा के साथ काम किया, मियां हनीफ कारदार साहब के साथ काम किया, बहुत से लोगों के साथ। मैं तो
आप यकीन कीजिए मैं असिस्टेंट नहीं था एस एम यूसुफ साहब का, और मैं उनके सेट पे जाके जो है वो खड़ा हो जाता था। वो कहते थे अपने असिस्टेंट को ये सोफ़ा या चाहिए, तो मैं साथ में लग जाता था। वो चाहते थे चाय, तो मैं चाय ला के दे देता था। तो वो अब फिर देखिए ना, यही अंदाज है काम सीखने ये का, पैशन है। पैशन जो है। अब हमारे यहाँ तो जो अब ये नई रविश चल पड़ी है कि चूंकि मेरे पास फर्स्ट डिग्री है तो मुझे पहले ही दिन हर चीज़ मिले। मैं शमून साहब एक अर्ज़ कर दूँ, बेशक किताब मोतिबर है, आज भी मैं कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, किताब मोतिबर है, लेकिन किताब में फिल्म नहीं है। हमें ऑनरी लेक्चर के लिए नासिर भाई को भी, हमें भी वहाँ यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है। वहाँ मैं आज आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से एक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, बल्कि यूँ समझ लिए रिपीटिशन है। वहाँ मैंने उनसे ये गुजारिश की है, बच्चों से जब मैंने लेक्चर दिए फिल्म पे, तो मैंने उनको कहा कि ये जो आपके किताब में आपके पास फिल्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, तजर्बे में है। आप बराए मेहरबानी अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे कहें यूनिवर्सिटी के कि ये जो पढ़े लिखे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं और जो जानबकार भी हैं अपने काम के, और थोड़ा सा नाम भी अगर अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, उन लोगों को बतौर सिनेमेटोग्राफर, बतौर डायरेक्टर, बतौर राइटर, स्क्रीन पे राइटर, उन लोगों को बुलाएं, उनको हायर करें, और वो आपके बच्चों को प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स दें। बहुत अच्छा, इस पे बात होगी। जी रमीज़, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं खैरियत से हैं? अच्छा ये बताइए कि क्या सुना रहे हैं हमें? मैं सबसे पहले एक गीत, फिल्मी गीत पेश करता हूँ। एस.बी. जॉन साहब ने गाया, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। एस.बी. जॉनसन साहब का। जी मैं वाह। पेश करता हूँ। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। निगाहों में तू है, ये दिल झूमता है। निगाहों में तू है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, राहों में क्या है। जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो आए ना आए, जमी है निगाहें। वो आए ना आए, जमी है निगाहें। सितारों ने देखी है झुक झुक के राहें। सितारों ने देखी है झुक झुक के राहें, झुक झुक के
ख़वातीन व हज़रात, रात गए की नशिस्त और गुफ्तगू है पाकिस्तान में फ़िल्म कहानी नवीसी के 75 साल। शरीक गुफ्तगू हैं जनाब नासिर अदीब साहब और जनाब परवेज़ कलीम साहब। बड़ी दिलचस्प सी कहानियाँ आपकी सुनी नासिर भाई, आपकी साहब, आपकी। हमारे यहाँ बहुत सी किताबों पर और बहुत से नॉवेल्स पर भी फ़िल्में बनी जी। और आज मेरा गुमान ये है कि हमारे यहाँ एक, आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि रात गए की नशिस्त में एक हम जो दौरानिया करते हैं वो किसी न किसी किताब का इंतखाब करते हैं और उस किताब के हवाले से बात होती है ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं उनमें किताब बीनी का कुछ ना कुछ शौक़ पैदा हो। और बड़ी दिलचस्प किताबें डॉक्टर साहब लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप कौन सी किताब लेके आए हैं? जनाब, आज आपके मौजू की मुनासबत से मैंने मजमुआ बेदी साहब का मजमुआ मुंतखब किया है और ख़ास तौर पे उनका जो नावल था एक चादर मैली सी, जिसमें हमारे यहाँ मुट्ठी भर चावल फिल्म बनी थी। बेदी साहब हमारे बड़े अफसाना निगारों में से हैं, अजीम अफसाना निगारों में से। अगर हम ये कहें कि उर्दू के 3 अफसाना निगार हमने मुंतखब करने हैं तो मंटो के बाद बेदी लाजमन हमें मुंतखब करना पड़ता है। बेदी साहब का एक कमाल ये है कि उन्होंने ज़िंदगी को जिस झरोके से देखा वो बहुत मुख्तलिफ था और कोई दूसरा अफसाना निगार उस तरफ से ज़िंदगी को नहीं देख रहा था, और वो था ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से। उनका ख़्याल ये था कि हमारी जितनी भी आरज़ुएँ या तमन्नाएँ या हसरतें हैं उनका मरकज़ा हमारी घरेलू ज़िंदगी होती है। तो एक चादर मैली सी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, वो भी एक ऐसा नावल है जिसमें उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी हमें दिखाई है कि जब लोग एक दूसरे से मुंसलिक थे, एक दूसरे से की ज़िंदगियों में दखील थे और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे। ये पूरी कहानी उसके गिर्द घूमती है, एक ऐसे मुआशरे के गिर्द। या उनका बहुत मशहूर अफसाना है गर्म कोट। तो गर्म कोट 2 मियाँ बीवी की कहानी है जो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। आमदनी ज़्यादा नहीं है तो अब पैसे नहीं हैं, खावंद को कोट चाहिए, बच्चों को खिलौने चाहिए, घर में खाना चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए। अब ये, और वो एक मामूली दर्जे का मुलाजिम है, पैसे ज़्यादा नहीं होते, तो अब वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर जन्नत का नमूना हमें नज़र आता है। पैसे नहीं हैं, गुर्बत है, लेकिन घर में मोहब्बत है, इसलिए कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए वो हर आदमी ये चाहता है कि दूसरे की ज़रूरत पूरी हो जाए मेरी बजाय। तो यानी गोया एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेदी साहब ने अपने अफसानों के ज़रिए से हमें ये बताया है कि हमारी ज़िंदगी बदसूरत कैसे होती है और ख़ूबसूरत कैसी होती है, मोहब्बत में शराबूर कैसी होती है और नफ़रत में दफन कैसे हो जाती है। तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनकी कोई एक कहानी भी ऐसी नहीं है जो घरेलू ज़िंदगी से मुंसलिक ना हो, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। मतलब उनका एक बड़ा मशहूर अफसाना है अपने दुख मुझे दे दो, बहुत कमाल का अफसाना है। उसमें एक इंतहाई खूबसूरत खातून है, शादी के बाद अपने ससुराल आती है और पहली रात अपने खामन से कहती है कि मैं तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ, मुझे दो। उसने कहा क्या? तो कहने लगी अपने दुख मुझे दे दो। तो वो उसने कहा शायद कोई फिल्मी डायलॉग है या किसी सहेली ने बताया होगा ऐसा जुमला, तो वो उसकी अहमियत नहीं समझता। लेकिन और वो खूबसूरत इतनी है कि महल्ले की दूर दूर से औरतें सुन के उसकी खूबसूरती उसे देखने आती हैं, और तांता लगा रहता है उनके घर में बहुत दिनों तक। तो अब वो उसके बाद एक लंबी ज़िंदगी शुरू होती है जिसमें वो उसके बहन भाइयों को, अपना बहन भाई और छोटे बहन भाइयों को अपने बच्चों की तरह पालती है। उसके घर के उसके सारे दुख वो ले लेती है, उसकी सारी परेशानियाँ वो उठा लेती है और उसकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है। लेकिन ये बनाते बनाते वो खुद ढल जाती है, अधेड़ उम्र में आती है तो अचानक उसे पता चलता है कि जो खामद है वो तो अब चूँकि पैसे की रेल पेल है तो वो तो बाहर की औरतों की तरफ मुतवज्जे हो गया है। तो वो एकदम ढह जाती है, उसे लगता है जैसे उसने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है सब रायगां चली गई। लेकिन इतनी कमाल की वो औरत है कि यहाँ भी वो लड़ने की बजाय
और घर को जो है मैदान हश्र बनाने की बजाय वो फिर मोहब्बत से उससे पेश आती है, अपने आप को सजाती है, संवारती है, उसका इस्तकबाल करती है। अगरचे मैंने बताया वो ढल चुकी है, वो उसके हाथ से ज़िंदगी निकल चुकी है। तो एक आखिरी उसका हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वहाँ बेदी साहब ने कितने कमाल से उसके दिल के दर्द को हमारे दिलों में उंडेल दिया है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। यह आखिरी उसका पैराग्राफ है। याद है शादी की रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था? हाँ, मदन बोला, अपने दुख मुझे दे दो। तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे। मैंने? मदन ने हैरान होते हुए कहा, मैं तो जो मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया। मेरे अजीज़ों से प्यार, उनकी तालीम, ब्याह, शादियाँ, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तुम ही ने तो दिया है। मैं भी यही समझती थी, इंदु बोली, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं। फिर इंदु ने रुक कर कहा, मैंने एक चीज़ रख ली। इंदु कुछ देर चुप रही, अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक्त तुम भी कह देते अपने सुख मुझे दे दो, तो मैं और इंदु का गला रूंध गया। और कुछ देर बाद वो बोली, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मदन के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई, वो जमीन में गड़ गया। ये अनपढ़ औरत, कोई रटा हुआ फिक्रा नहीं तो ये तो अभी सामने ही जिंदगी की भट्टी से निकला है। अभी तो इस पर बराबर हथौड़े पड़ रहे हैं और आतशी बुरादा चारों तरफ उड़ रहा है। कुछ देर बाद मदन के होश ठिकाने आए और वो बोला, मैं समझ गया इंदु। और फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। वाह वाह। अब ये देखें कि उन्होंने ये, इसमें से निकलता क्या है? इसमें से निकलता ये है कि मर्द एक और तरह का इंसान है और औरत एक और तरह की इंसान है। बेदी से बड़ा फेमिनिस्ट भी कोई आपको नहीं मिलेगा। औरत से इतना प्यार करने वाला इंसान आपको कोई कहीं नहीं मिलेगा। बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे, माँ के तौर पे, बीवी के तौर पे, वहाँ आपको ऐसे लगेगा जैसे ये अफसाने नहीं हैं बल्कि मोहब्बत का एक समंदर है जो ठाठे मार रहा है। इतना कमाल का वो अफसाना निगार है। बहुत तो उम्दा। बेदी साहब का कमाल ये है कि उन्होंने अपने इन अफसानों के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी का एनालिसिस किया है, हमें हमसे रूशनास कराया, हमें बताया कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत इंसानी ज़िंदगी हमें हासिल हो तो हमें सबसे पहले अपने घर पर कंसंट्रेट करना होगा, अपनी अना को एक तरफ रखना होगा, अपने बच्चों से मोहब्बत करनी होगी, उनको वक्त देना होगा, अपनी बीवी से, अपनी बहनों से, अपनी माँ से। सुकून छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी जो बहुत कमाल है डॉक्टर वो साहब, यही है। बहुत नवाजिश आपकी, आप हर दफ़ा बड़ा खूबसूरत सा किताब लेके आते हैं। बहुत नवाजिश आपकी, आज भी आप बहुत उम्दा किताब लेके आए। आपने भी एक कैरेक्टर तख्लीक किया बस भाई, वो कैरेक्टर अमर हो गया है, मौला जट। ये मौला जट आया कहाँ से था? साहब जी, बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे काम कर जाता है कि काम करने वाले को भी ये नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे पास सरूर भट्टी साहब एक खाका लेकर आए, उसका नाम उन्होंने फ़ाइल पर 17 कागज़ थे उनके, 17 सीन थे और उसमें एक नूरी नाथ का करैक्टर था, एक दारो नतनी का था, एक माखे नाथ का था और एक अच्छू का था जो वो मफरूर होता है। तो इन किरदारों का नाम फिल्म को उसने रखा बग्गा भट्टी और जो करैक्टर था बग्गा भट्टी वो एक अदालत लगाता था, उसमें कलाम पाक की आयतें लिखी होती थी और इंसाफ करता था। ये कहानी थी, एक ये खाका। मुझे उसमें जो उन्होंने सुनाया ना, मुझे नूरी नाथ का और दारो नतनी का स्टाइल जो था, जो उन्होंने मुझे बातें सुनी, वो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जी ठीक है, ये कहानी बन जाएगी। मैंने उस कहानी को अब क्या किया कि मैंने नूरी नाथ को देखा कि वो इतना हैवी विलन हो रहा है, तो इसके लिए हीरो कैसा चाहिए, तो मैंने वैशी जट का मौला जट उठा के उसके अंदर डाला। दानी भी ले आया, फिर मौला जट के साथ दानी भी आ गई, मुखो भी आ गई, फिर वो बालागाड़ी भी आ गया।
रोशन जट भी आ गया, हालांकि वो मर चुका था, उसका जिक्र आ गया, तो उसका नाम मैंने मौला जट रखा। तो ये जब कहानी बनी तो मेरे सामने, चूँकि वो जैसे मैं कहा करता हूँ कि दुनिया को कोई भी राइटर हो, मेरे सामने एक अजीम राइटर मेरे पहलू में बैठे हुए, राइटर अपने आप को लिखता है, इर्द गिर्द जो माहौल देखता है। जैसे आपने कहा कि राइटर पहला मौरख होता है अपने समाज और तमद्दन का, जो अपने इर्द गिर्द देखता है उसको वो अब रिएक्ट करता है अपने अंदर जो उसके होता है। ये अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं, मैं अपने हिसाब से रिएक्ट करता हूँ। कैरेक्टर्स आपने भी बनाए, किरदार कितना बाकिरदार होगा या कितना बदकिरदार होगा, ये कहानी नवीस तय करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक सवाल उठता है कि जब हम फिल्म देखने गए तो कहे कैरेक्टर इस्टेब्लिश नहीं हो सका, तो क्या ये कहानी नवीस का सकम है या एडिटिंग का सकम है? नहीं, इसमें एडिटिंग की बात बहुत बाद में आती है। असल में स्टोरी टेलिंग जो होती है ये कोई आसान काम नहीं है। राइटर अगर करतास पे उतार देता है कहानी को, और वो 70 सीन है, 80 सीन है, उसका मलहूज़ रखता है वो स्क्रीन प्ले, जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो लिखाई में, फिल्म की लिखाई में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो स्क्रीन प्ले है। तो वो तो राइटर जिस हद तक कर देता है, उसको इन्हांस करना होता है डायरेक्टर ने। एग्जीक्यूट करते हुए ये मत समझिए कि वो अगर मुकम्मल तौर पे अगर वो समझ गया है कि मेरा स्क्रिप्ट और मेरे किरदार क्या हैं, तो फिर जब वो एग्जीक्यूट करता है उसको, तो 100% तो कभी नहीं होता, 70, 60, 50 कर जाता है। लेकिन जब वो उसका मुतारिफ नहीं प्रॉपर हो सकता अपने किरदारों से, कहीं सतहीपन रह जाता है, तो फिर होता ये है कि किरदार बोलते तो हैं, किरदार चलते तो हैं, किरदार उठते बैठते तो हैं, लेकिन उनकी नशिस्त व बर्खास्त में वो सच्चाई नहीं होती। जब सच्चाई नहीं होती, जी झोल रह जाता है। जी, झोल यही होते हैं कि किरदार का नशिस्त व बर्खास्त क्या है, उसके मुंह में मकालमा क्या है। मकालमा एक ऐसी चीज़ है भाई, सीन, मेरे ख्याल है नासिर साहब इस बात से मेरा इत्तेफाक करेंगे कि कहानियाँ हमारे यहाँ जो बनती हैं ख़ास तौर पे, वो अमूमन जो कहानी मैंने देखा जो बनती रही, जो हमारे असातिज़ा ने बनाई, या तो डोमेस्टिक होती थी, ड्राइंग रूम ड्रामा होता था जी, या तवाइफ पे होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, या कॉमेडी होती थी, ठीक है, या उस अहद में, जिस अहद की हम बात कर रहे हैं, पिछले अहद की, उस अहद में फिल्म आगा हशर के थिएटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। अगर आप उठा के देख लें, बहुत से नामवर लोग हैं, बड़े बड़े नाम हुए उनके, उनका आप ड्रामेटिक जब कोई सीन देखते हैं तो उसको आप देखें तो आपको फील होगा। फिर आगा अशर का थिएटर अगर किसी ने देखा है, वो लहजा याद करे तो आपको फील होगा कि आगा अशर के थिएटर से फिल्म जुदा नहीं हुई थी, लाउड थी जी, जिसको लाउड थी, पंजाबी में लार्जर बड़क देन कह लाइफ, दिया। लार्जर देन लाइफ। जी जी, अच्छा, लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा जो है, बात तो ये है ना कि आप झूठ कर रहे हैं और उस पर सच का गुमान हो, तो वो कैसे होगा? वो होगा जब आप रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ जाएंगे। अब आहिस्ता 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 लोग जो हैं, वैसे तो हमारी कौम मार्शल है माशाल्लाह, वो तो एग्रेसिव है, पन जो है वो तो अंदर है, लेकिन आज जो थोड़ी सी एक तब्दीली आ रही है वो उसमें सुकम है। यूँ समझिए किसी अच्छे शेर से जैसे रुकन गिर जाता है कोई, जस्ट ऐसे ही देख रहा हूँ मैं इनसे पहली दफ़ा इख्तलाफ कर रहा हूँ। आपका सवाल एक्चुअली ये था कि विलन में झोल क्यों आ जाता है, ये किसकी गलती है, एडिटिंग की है या फलां की है? मैं आपको बताऊं, अलफ से लेकर ये तक किरदारों में अगर कहीं आपको झोल नज़र आता है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ राइटर है, ना डायरेक्टर है ना प्रोड्यूसर है। मैं आपको गुजारिश कर दूं कि जो फिल्म में मजबूत स्क्रिप्ट भी किसी वक्त उस तरह से सिल्वर स्क्रीन पे मुंतकिल नहीं होता जिस तरह से उसकी ज़रूरत होती है। देखिए, लवाजमात तो हर चीज़ के होते हैं ना, फिल्म के, आपको स्क्रिप्ट है उसके एक लवाजमात बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं। उसको आपने किस तरह से पेश करना है। जो है वो पेश करना है। अब पेश डायरेक्टर ने करना है, कहानी नवीस ने करना कहानी है, नवीस पेश नहीं करता, कहानी नवीस कागज़ देता है।
अब इस पे भी फिर ये एक बहस है, लेकिन रमीज़ इस बहस से पहले, इस गर्मी से पहले आप कोई मधुर तान छेड़ दें ताकि दोनों कहानी नवीसों में कम से कम इतना समझौता हो जाए कि गीत अच्छा था। जी मैं पेश करता हूँ। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। अपने अपने गम के फसाने, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। अपने अपने गम के फसाने, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। मेरे लिए ये गैर है और मैं, मेरे लिए ये गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ। मेरे लिए ये गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ। फिर भी ये एक रस में जहाँ है जिसे निभाने आ जाते हैं। फिर भी ये एक रस में जहाँ है जिसे निभाने आ जाते हैं। सबकी सुन कर चुप रहते हैं। सबकी सुन कर, सबकी सुन सुन सबकी सुन कर चुप रहते हैं। दिल की बात नहीं कहते। सबकी सुन कर चुप रहते हैं। दिल की बात नहीं कहते। आते आते जीने के भी लाख बहाने आ जाते हैं। आते आते जीने के भी लाख बहाने आ जाते हैं। अपने अपने गम के फसाने,
फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, रात गए की नशिस्त और गुफ्तगू है पाकिस्तान में फ़िल्म कहानी नवीसी के 75 साल। शरीक गुफ्तगू हैं जनाब नासिर अदीब साहब और जनाब परवेज़ कलीम साहब। उर्दू फ़िल्में ख़ास तौर पे अगर आपने कॉमेडी बनाई है, क्या सबब है कि हमारे यहाँ अब अलबेला साहब जैसी कॉमेडी नहीं हो रही है और शायद वो फिल्मीन अब उसको तस्लीम करने को, उन फ़िक्रों में जो खूबसूरती होती थी उसको तस्लीम करने से क्या फिल्मीन जो हैं वो मुत्तफ़िक़ नहीं हैं? जिस किस्म की मतलब जितना बिलो द बेल्ट, जितना लग़्व जुमले और ज़ुमानी जुमले, ये क्या चलन, ये क्या है कि हम इस किस्म का मसाला क्यों बेचना चाहते हैं? और कहानी नवीस को क्या ये ख़याल नहीं है कि उसका नाम तारीख़ में एक अदीब के तौर पे भी आएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो बहुत ही लंबी एक तवील डिबेट है जिस पर आपने ज़िक्र किया है। मैं तो खैर कोशिश करता हूँ ना ज़िंदगी में लाउड फिल्म ही नहीं लिखता, एक तो बात है। एक मैं कॉमेडी फिल्म नहीं, कभी बहुत कम, खाल मैंने एक आध दो फिल्में लिखी होंगी। गुजारिश ये है कि ये लग़्व बातें जो हैं, जब आपके पल्ले अच्छी बात कहने को नहीं है तो फिर आप लग़्व भी कहेंगे और क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। अच्छा, सबब ये भी तो है ना जी कि आज के कहानी नवीस का मुशाहिदा भी नहीं है और उसका मुताला भी। मैं ये नहीं कहता, किताब से जुड़त तो पूरी कौम की ख़त्म हो गई है, बहुत कम है। गूगल से सर्च करते हैं आजकल और ये भूल जाते हैं कि गूगल आपने उसको फीड किया हुआ है, इन्होंने फीड किया हुआ है। वो कोई खुदा ना खासा कोई इल्हामी फीडिंग नहीं है, वो ज़मीन की फीडिंग है और वो किताब से जो है वो रास्ता जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं लोगों से आप ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, पाकिस्तान के उन शहरियों से, उन लोगों से जो मैं समझता हूँ कि वो साहिब इल्म भी हैं, जानबकार भी हैं, उन्हें 100% अगर वो क्लासिक से नाते तोड़ लेंगे, यकीन कीजिए सिर्फ ऊपर टुंड मुंड सोसाइटी रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। क्या अच्छी बात, जुरत, क्या अच्छी बात। किताब से जुरत ख़त्म हो गई। जी जी जी, एक घर की छत के तले बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे हैं और हम सब अलग और अलग हैं। मुलाकात नहीं होती। मुलाकात नहीं हो भी तो करीब से गुजर जाते हैं, सलाम ऐसे करते हैं जैसे कोई मेरा उधार देना है। क्या अच्छा मोहसिन भोपाली ने कहा ना कि उम्र मसरूफ़ कोई लम्हा फुर्सत होता, मैं कभी खुद को मैसर नहीं होने पाता। अब वो खुद से खुद को मैसर इसलिए सब नहीं है कि छत एक है जी, उसके तले जो लोग हैं वो अलग अलग बस रहे हैं। तो आप ये बताएं, इतने तज़ाद में, इतने बड़े तज़ाद में जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तज़ाद में क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो लोगों को पेश की जा सकती है जिसमें जो तदब्बर से लिखी गई हो, तदब्बर से कही गई हो, मोतबर हो? मोतबर होने के लिए हमें लिखना है ना, हम तो कोशिश करते आए हैं सोसाइटी को भी मोतबर होना है। मैं इनसे एक ही बात फिर दूसरी बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ, जो इन्होंने कहा कि जब ये छत के नीचे ये है तो फिर हम क्या लिखेंगे या कैसे कहानी लिखी जा सकती तदब्बर के साथ। देखें, राइटर का यही तो फ़र्ज़ है, वही तो राइटर जो ये इस मंज़र को देखता है वो लिखे कि ऐसा क्यों है। मैंने जब डिश आई थी और डिश के वजह से साथ बैठ के उसके डिश के जो आउटकम होते हैं, और उसके मैंने ख़ानदान फ़िल्म लिखी और वो सुपरहिट हुई और आज तक लोगों को याद है कि एक जो विलन था वो अपनी डिश उठाकर अपने सर पे अदालत में चला गया कि खुदा के लिए इसे गायब कर दो वरना बच्चे ख़राब हो जाएंगे। आज अगर ये मोबाइल इस दौर की ईजाद है जिसमें रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो गया, हर बात उस पर होती है, तो राइटर क्यों ना लिखे? राइटर को लिखना होगा। नासिर साहब देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप बाज़ारे हुस्न लिख सकते हैं तो इस पर भी राइटर लिखेगा, राइटर और नहीं बनाने वाले बनाएंगे भी। कौन है बनाने रिसीविंग एंड पे, कौन बैठा हुआ है
जो कहेगा कि ये जो मौजू है इसको हम जो है बनाते हैं, ये कोई आसान नहीं होता। राइटर के अंदर तो बेशुमार चीज़ें पिन्हा होती हैं, बेशुमार चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर लेके बैठा रहता है। आप यकीन कीजिए कई जंग आलूद संदूक ऐसे हैं संदूकचे जिसमें वो कहानियाँ रखी रह जाती हैं जो शायद उसके मरने के बाद भी जब वो संदूक ये जो खुलता आपने है। मसले जिसका जिक्र किया, ये टेलीविज़न के ड्रामे के साथ भी है जी। और पाकिस्तान की फ़िल्म के साथ भी है। एक नशिस्त में हमारी गुफ्तगू हो रही थी जनाब असगरुद्दीन सैयद से, और फिर उसके बाद तशरीफ़ लाए जनाब अमजद इस्लाम अंजद साहब भी, दोनों ड्रामा नहीं लिख रहे और इसी वजह से नहीं लिख रहे। और अब आप भी यही मसला ये है। तो अच्छी फिल्म आप भी नहीं लिख रहे, नहीं समझ रहे तो आप। आपको- अच्छी फिल्म लिखने, सुन लीजिए, अच्छी फिल्म हम तो अपने तय लिख रहे हैं ना। कोई एक आध जो हमारे पास, अव्वल तो यहाँ काम एक बड़ा काम है, और जो होती है, अभी मैं मैंने एक किताब लिखी रंग, उसमें मेरे अफसाने थे, मुनासिर साहब ने पढ़ी है वो किताब, उस पर इन्होंने लिखा भी है। उस किताब के 3 अफसाने मेरे बिक गए हैं। एक दश्य वहशत के नाम से, जो अब उसका नाम 2 बूंद पानी उन्होंने रख दिया है, वो एक सीरियल है। एक उसमें एक किराएदार की प्रॉब्लम्स थी जो ख़ानदानी यानी हादसाती नहीं है, विरासत में ही चला आ रहा है, वो है। वो उस अफसाने पे, उसका नाम है जलती रुत के गुलाब। उस पे कराची में जो है वो बना रहे हैं लोग। एक मेरा एक और शॉर्ट स्टोरी है, उस पे भी बन रही है। तो बात ये है कि हम तो अपने तय कर रहे हैं ना। ऑन द होल होता है, मेजॉरिटी अथॉरिटी होती है भाई, मिनॉरिटी को गिनते हैं लोग, लेकिन उस हद तक जिस हद तक गिना जाता है, मिनॉरिटी की इतनी पार नहीं होती जितनी मेजॉरिटी की होती है। तो मेजॉरिटी में देख रहे हैं आपके सामने क्या क्या मौजू आ रहे हैं। अहद हाज़िर के पाकिस्तान के नए मसाइल हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी, जिसको अब आप ग्लोबल विलेज में देख रहे हैं, वो नए चैलेंजेस लेके आ रही है, जिसमें से एक ये टेक्नोलॉजी का चैलेंज भी हमारे सामने है। इसमें अपनी सकाफत, अपने ख़ानदानी मयार, अपने वक़ार को, चूँकि इंसानी वक़ार में तो तब्दीली नहीं हुई है ना, टेक्नोलॉजी ने ये तो नहीं कर दिया कि इज़्ज़त और शरफ़ के मयार बदल दिए हों, वो तो वही हैं। सो उन मयारात को कायम रखने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि कहानी निगार कोई नया रास्ता दे? सर, मैंने इसके ऊपर इसी मौजू को सामने रख के फिल्म लिखी है। उसमें यही मसला है कि हमारा आप बड़े सियासी मसाइल कि इसमें हर मसले को मैंने लिया है कि हम जो प्लांटेड सोच के तहत जिएगी ना कौम, वो कौम कभी आगे नहीं जा सकती। वाह। मैंने ये बताया उस फिल्म में कि हम प्लांटेड सोच के साथ जी रहे हैं। हमारा बच्चा स्कूल जाता पढ़ने के लिए नहीं जाता, वो इसलिए जाता कि मैं बड़ा होकर नौकर कोई बनूं, डिग्री लेगा और नौकरी करेगा। नौकरी करेगा। जब उसके जहन में शुरू से ही नौकरी डाल दी जी। गई, तो वो कौम ज़हनी तौर पर कभी आज़ाद हो ही नहीं सकती। मैंने लिखा है और इंशाल्लाह बनेगी ये फिल्म। और मैं इनके साथ मुखालफत इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये अहलियत है कि ये ट्रेंड सेटर फिल्म लिखे। ये क्यों कहता है कि भाई हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? मैं ये कह ही नहीं रहा। आप लिखे। आप मेरे मेरी बात मेरा को एक गलत स्क्रिप्ट कर रहे था हैं सर। आप जो गलत- लोगों ने सुना और उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा, लेकिन ये हिट नहीं होगा, नहीं ये सेंसर नहीं होगा। वो मैंने फिल्म पहले बनाई थी ये आदम, मेरी शनाख्त ये आदम है, इसकी शनाख्त बाज़ार हुस्न नहीं गुनाह है। मेरी शनाख्त मौला जट ने ये आदम है जो मैं एज ए राइटर समझता हूँ। और एक और स्क्रिप्ट है ये इब्राहिम, मेरी फिल्म नहीं बनेगी, मैंने उसको नावल की शक्ल दे दी है, मैं आवाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा उसे। एक और तरीका। अच्छा, क्विकली, आप जो इख्तिलाफ कर रहे थे और आप कह रहे थे मेरी बात नहीं समझी गई, वो समझाइए। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा जो ये कह रहे हैं ना, फरमा रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये लिखना नहीं चाहिए। मैं तो भैया वो लिखूँगा ही नहीं, मैंने तो कोई क्लाशन लिखनी ही नहीं। मैं तो कलम से यही काम लेता हूँ और जुमलों से ही बात करता हूँ। मेरी तो साउंड जो है वो मेरा मकालमा है, मेरी आवाज़ जो है मेरा मकालमा है, मेरी वो बात है, वो स्क्रीन पे है, वो स्टोरी टेलिंग है। मैं तो करता ही ऐसे आया हूँ। मैंने तो गुनाह जैसी आर्ट फिल्म यहाँ इस मुल्क में बनाई है, मैंने तो यहाँ जलते बदन जैसी आर्ट फिल्म बनाई है, मैंने तो नंगे पाँव जैसी यहाँ आर्ट फिल्म बनाई है। यहाँ पैरेलल सिनेमा का तो कोई ख्याल भी नहीं था लोगों को कहीं किसी तरफ। बहुत। अब मैंने तो थॉट इन्वोकिंग होता जी है, थॉट पैरेलल। प्रोवोकिंग आइडियाज़ पे बनाई हैं हम फिल्में। अब रमीज़ की जानिब चलें। रमीज़, क्या अच्छा जालिब साहब ने कहा था कि कोई कहो कि हाथ कलम किस तरह हुए,
क्यों रुक गई है खूं की रवानी कोई लिखो। ख़वातीन हज़रात, ये कहानियाँ लिखी जानी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि अगर ये ना लिखी गई तो फिर कहीं तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। रमीज़, अब आप हमें सुना क्या दें? मैं गज़ल पेश करता हूँ। कौन सी? नासिर काज़मी साहब की दिल धड़कने का सबब वाह, याद आया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न में तरन्नुम में मैडम नूरजहां ने इन्हीं स्टूडियोज़ में ये गज़ल क्या खूबसूरत अंदाज से गाई थी। जी बिल्कुल। इरशाद। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादाए शब याद आया, फिर तेरा वादाए शब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, वो तेरी
अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बैठ कर सायाए गुल में नासिर, बैठ कर सायाए गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया, हम बहुत रोए वो जब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। ज़िक्र हो रहा है पाकिस्तान में फ़िल्म निगारी के 75 साल, और 2 दफ़ा मैं पूछ चुका हूँ परवेज़ भाई से कि परवेज़ भाई ये अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं, जितने नाम हमारे पास आ रहे हैं मुसन्निफ़ीन के, इनके तो काम पे फ़िल्म बनी। जो नामवर फ़िल्म नवीस थे, कहानी नवीस थे, कुछ उनका भी तो जिक्र कीजिए। देखिए, नाम्बर में तो इस सब कॉन्टिनेंट ने बड़े बड़े नाम्बर लोग पैदा किए जो फिल्म के लिए काम करते थे, जिसमें सादर हसन मंटो हैं, जिसमें इसमें मंटो साहब ने चुगताई फुल हैं। टाइम फिल्म में लिखी। जी जी, इन फुल टाइम नहीं लिखा, हाँ, मतलब फिल्म लिखी। इसमें चुगताई हैं जिन्होंने बकायदा, उनके मियाँ थे शाहिद शाहिद फरीदी तो लतीफ़ थे ही साहब। फिल्म में। शाहिद लतीफ़ साहब की फिल्में देख लें आप उठा के। तो किस्सा ये है कि उसके बाद यहाँ हकीम अहमद शुजा साहब पाशा जी, उसके बाद मियाँ अनवर कमाल पाशा साहब, उसमें और बड़े जो हैं वो नाम सैफुद्दीन सैफ साहब। सैफुद्दीन सैफ साहब, ये बाद में आ रहे हैं ना, ये पहले की बातें हैं। इसमें तो अब देखिए ना, लोग यहाँ तो दाऊद चांद ने भी काम किया था, जबकि उनका टाइटल हैं नज़ीर अजमेरी साहब से। नज़ीर अजमेरी साहब ने, जो दाऊद साहब ने जो काम किया था उसमें पौन काम जो था वो दाऊद चांद साहब का है। तो उस वक्त के अच्छे जय्यद लोग मौजूद थे, हमने उनसे पूछगिछ की थी, बातचीत हुई थी, तो पता चला कि उसमें बड़ा काम था दाऊद चांद साहब का, क्योंकि ये ट्रेंड लोग थे। एस.एम. यूसुफ साहब कहानी पे एथेंटिक आदमी थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो स्क्रीन पे इतना अच्छा लिखना जानते थे जितना शायद जो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं वो भी ऐसा ना लिख सकें। उसके बाद मियाँ अनवर कमाल पाशा जी को कभी फरामोश नहीं कर सकती पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख। उन्होंने अपनी फिल्में खुद लिखी और डायरेक्ट भी की, और हिंदुस्तान के मद्दे मुकाबिल वो फिल्में जो थीं वो कामयाब हुई। यानी ये एक हमारे रियाज शाह साहब, उसको कहाँ निकाल के ले जाएंगे आप। उसने बेशक उस पर कुछ लोगों को एतराज़ है कि वो किरदार के मुंह में मकालमा जो है वो इंटेलेक्ट के साथ भरा हुआ देते थे, किरदार कोई भी हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो उनका जो स्टाइल था, इंतहाई सोसाइटी को उन्होंने बाकायदा ऐसे मिरर दिखाया हुआ था, ऐसे हाथ में उठाया हुआ था। वो सोसाइटी के जो दैट वाज अ सिनेमा फॉर ए कॉज। जी जी, उसे कह सकते हैं ना, वो तो एक मिशन लेके चल रहे थे। जी वो मिशन ही, वो जी, बंदे मिशन, सिनेमा फॉर ए नजरियात कॉज था। देखिए सर, नजरियात के बगैर तो कोई कुछ नहीं है, चाहे वो नासिर अदीब हो, चाहे वो मोहम्मद परवेज़ कलीम हो। अभी बच गए नजरियात क्या अभी हाँ फी जमाना। जी, नज़रियात हैं। होता यह है, उन नज़रियात पे वैसे काम नहीं होता। मौज़ूआत जो हैं उनको तख़फ़ीफ़ कर दिया जाता है, उनको वैसे नहीं लोग कहते कि इन मौज़ूआत पे, एक मौजू या 5 मौजू पे तो फिल्में बनती हैं यहाँ। मौज़ूआत तो इतने बिखरे हुए हैं सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता, इस कदर मौज़ूआत हैं। लेकिन होता यह है कि उन मौज़ूआत को तो अनटचेबल हैं वो। नासिर साहब, फिल्म बहुत ज़्यादा अब टेक्निकल शोबा बन चुकी है। जैसे अभी इन्होंने बहुत से नामवर लोगों के नाम लिए कि उनसे अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर कोई नहीं था, पाशा साहब का नाम आया।
कहानी निगार को किस हद तक उसकी आंख में कैमरा होना चाहिए कि उसकी समझ में आ रहा हो कि जो वो लिख रहा है वो पर्दे पे प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो स्क्रीन प्ले तो खुद आधा वो तो डायरेक्टर, तो आधा तो कहानी नवीस होता है। जी आधा नहीं, देखे तो आपने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हम नहीं थे यहाँ बैठे हुए, मैं सामने बैठा हुआ था, तो आपने एक बात की थी फिल्म मेकिंग में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। 3 दफ़ा आपने रिपीट किया, स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट और फिर स्क्रिप्ट। तो सर इसलिए मैंने इनसे ज़रा इख्तलाफ भी किया था कि जब है ही सब कुछ स्क्रिप्ट, वो हिचकॉक ने कहा है, मैंने भी नहीं मेरा कहा। एक मकालमा है कि एक मजबूत स्क्रिप्ट कमज़ोर डायरेक्टर को हिट करवा देता है, लेकिन एक कमज़ोर स्क्रिप्ट को मजबूत तरीन डायरेक्टर भी हिट नहीं करवा सकता। स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लिहाजा उस स्क्रिप्ट में कोई कमी है, वो परवेज़ करीम राइटर हो, उसका नासिर अदीब हो या कोई हो, वो कमी मैं राइटर की ही मानता हूँ, डायरेक्टर की नहीं मानता कि डायरेक्टर ने मनमानी कर ली। भाई जब मनमानी कर ली, मैंने क्यों माना उसकी बात को? अगर मैंने माना तो मैं राइटर नहीं हूँ, मैं मसलत अंदेश हूँ। पंजाबी फिल्म में ऐसा क्यों है कि लोग ये कहते हैं कि 10-12 बढ़के एक बारिश का गाना और 15-16 कत्ल, इनके दरमियान में कहानी का है? ये आप इस 10 सालों की बात कर रहे हैं, ये 96 के बाद की आप बात कर रहे हैं। 96 तक की आप बात नहीं कर सकते। सखी बादशाह आखिरी फिल्म थी मेरी सुल्तान राय के साथ। बात यह है कि अगर आप गौर करें 75 साल की तारीख है, जैसे इन्होंने नाम गिनवाए, मोहम्मद कमाल पाशा, अहमद शुबाजा पाशा, अनवर कमाल पाशा, नज़ीर अजमेरी, मुंशी दिल, दाऊद चांद, अपना नज़ीर साहब, इसके अलावा सैफुद्दीन सैफ साहब, रियाज शाहिद साहब, ये जितने लोग थे ये पढ़े लिखे राइटर थे। पढ़े लिखे राइटरों ने पढ़े लिखे लोगों पर फिल्में बनाई उनके काम पे। रज़िया भट्ट के नावल बनाए, सादत हसन मंटो के अफसाने बनाए, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने बनाए, कृष्ण चंद्र के अफसाने बनाए, अहमद नदीम कासमी के अफसाने बनाए। सादत हसन मंटो अफसाना नवीस थे, स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना नवीस थे, स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे। गुलाम अब्बास अफसाना नवीस, नावल नवाज थे, स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे। स्क्रिप्ट राइटिंग एक टेक्निकल काम है और बहुत ही मुश्किल काम। जी, इतना मुश्किल काम है, आप यकीन करें। वो जो आपने विजन की बात की ना, जिस आंख में वो विजन नहीं है ना कि वो पूरी फिल्म स्क्रीन के ऊपर राइटर चलाता है दिमाग पे चल रही होती है। और बाकायदा शॉट वाइज चलती है, लोकेशन पर चलती है, परफॉर्मेंस के साथ चलती है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चलती वो है। तो मुझे उसका अंदाजा हो गया जब आपने अपनी कहानी सुनाई थी। जी। एक एक शॉट अलग था। जी, तो ये जब राइटर के अंदर क्वालिटी होगी तो वो किसी को ब्लेम नहीं दे सकता। बात सिर्फ ये है कि हमारे पास मुल्क में जब पढ़े लिखे लोग चले गए ना, या ये आखिरी अहमद एसएम यूसुफ साहब और ये लोग जब चले गए, तो पीछे जो लोग रह गए वो पढ़े लिखे नहीं थे। जब राइटर ही ख़त्म हो गया तो कहानी कहाँ से आती? हम रमीज़ की तरफ चलते हैं। रमीज़ क्या सुना रहे हैं हम, क्योंकि इसके बाद हम फिर बात को जारी रखेंगे। मैं एक गीत पेश करता हूँ जी। मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ, और अच्छा। कंपोजिशन भी मेरे वालिद साहब की है। जी, वो पेश करता कीजिए। है दिल जरा संभल जा, मुश्किल है प्यार करना। है दिल जरा संभल जा, मुश्किल है प्यार करना। वो आए या ना आए, वो आए या ना आए, है इंतजार करना। है दिल जरा संभल जा, मुश्किल है प्यार करना। वो आए या ना आए, वो आए या ना आए, है इंतजार करना। है दिल जरा संभल जा।
वफा का तुझको कोई सिला मिलेगा, तेरी वफा का तुझको कोई सिला मिलेगा। गिरते रहे जो आंसू इनका भी कुछ बनेगा, वो बेवफा ही कह दें, वो बेवफा ही कह दें, है इंतजार करना, है दिल जरा संभल जा। मंजर है तू दीवाना, मर्दी के बादशाह वो। मंजर है तू दीवाना, मर्दी के बादशाह वो। तेरी औकात क्या है हस्ती के शहंशाह वो। उनसे अगर जो मिलना, उनसे अगर है मिलना, तो जान निसार करना, है दिल जरा संभल जा। मुश्किल है प्यार करना, वो आए या ना आए, वो आए या ना आए, है इंतजार करना, है दिल जरा संभल जा। मुश्किल है प्यार करना। बहुत खूबसूरत हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत उम्दा हमें ये बंदिश आपके वालिद की थी, आपने जी, बताया वालिद थी, साहब की। माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, गीत भी आपने सुना, गुफ्तगू भी आपने सुनी, सब कुछ चल रहा है और साथ साथ वक्त की सुइयाँ भी चल रही हैं। सो प्रोग्राम अब अपने इख्तितामी मराहिल में है और एक सवाल मैंने बचा के अपनी अट्टी में रखा हुआ था, और वो ये है कि आपने बहुत से जो मसाइल फ़ी ज़माना कहानी नवीस को दरपेश है उनका ज़िक्र तो किया। दोनों आप मुझे एक ही सवाल का जवाब देंगे, और वो ये कि अब एक और चैलेंज भी है, और वो ये है कि अब नए फिल्म मेकर्स ये समझते हैं कि टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इफ़ेक्ट्स तमाम दाग धो देंगे। हर एक जो सकम है उसके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा, कहीं साउंड इफ़ेक्ट्स के ज़रिए, कहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए, कहीं एनिमेशन के ज़रिए। क्या कहानी नवीस के लिए ये नया चैलेंज है? सर मैं इसे मानते नहीं हूँ। जो ये दावा करता है वो झूठ बोलता है। इसलिए कि मुझे ये बताएं कि मैटर जो है उसको वो क्या करेगा, मकालमे को क्या करेगा। किरदार की ज़ुबान, जो किरदार बनता है ज़ुबान से, डायलॉग किरदार को बनाता है। किरदार तो सामने खड़ा हुआ, एक मुस्तफ़ा कुरैशी खड़ा हुआ या सुल्तान राय खड़ा हुआ तो लोगों को पता है ये एक्टर है। फ़िक्रा बताएगा ये क्या है, ये किरदार क्या है, ये कर क्या रहा है। तो वो फ़िक्रा कहाँ से लाएंगे उनके ग्राफर्स? वो क्या कर सकते हैं, फ़ाइट में वो तिगड़मबाजी कर सकते हैं, कोरोना के ज़रिए वो ये कर सकते हैं कि मुझे बाहर खड़ा बैठ के एक्सपोज कर लें और उसके बाद यहाँ आंख लसाट लेके आपको भी साथ शरीक कर लें, ये कर सकते हैं। किसी के चेहरे पर झुर्रियाँ वो ख़त्म कर देंगे, किसी का रंग काला है गोरा कर देंगे, ये वो कर सकते हैं। एज को मेकअप जो है ग्राफिक्स के ज़रिए वो 8-10 साल नीचे कर सकता है। लेकिन जो मैटर है सर, वो कहाँ से आएगा, वो जुमला कहाँ से आएगा, कैरेक्टर की ज़ुबान कहाँ से आएगी, और कैरेक्टराइजेशन कहाँ से आएगी, कहानी को बनेगी किस ग्राउंड के ऊपर, उसका जो मैसेज है वो कैसे होगा, वो कंप्यूटर कैसे देगा, टेक्नोलॉजी। ये तो हो सकता है कि वो फिल्म को जैसे ग्लैमराइज कर देंगे। टेक्नोलॉजी मस्ट है, होनी चाहिए, लेकिन मैटर के बगैर तो टेक्नोलॉजी भी बेकार है सर। ये फिल्म लग रही है ना आपके सामने, यहाँ लगती है, हर जुमे को कोई ना कोई फिल्म लगती है, जदीद टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स भी, कोरोना भी, इफेक्ट्स भी, सारा कुछ, लेकिन 3 दिन के बाद फिल्म कहानी उतार दी नहीं है जाती है। बीच क्यों में। उतार दी जाती है? जी जी साहिब। देखिए जी, फंडामेंटल है कि
थॉट के बगैर शॉट की कोई अहमियत नहीं। वाह क्या अच्छा जुमला। थॉट है तो शॉट है। ये टेक्नोलॉजी हेल्पर है, ये एक टूल है। क्रिएशन में इसका कोई अमल दखल नहीं है। मशीन ने बड़ा अच्छा, जहाँ अच्छा काम हुआ है, वो टाइटैनिक भी बनी है, जहाँ मशीन ने काम किया है, लेकिन डायरेक्टर की सोल साथ साथ भाग रही थी। जस्ट अगर आप मशीन को आगे रख के, आगे करके उसकी फिल्म से उसकी रूह छीन लेंगे तो फिल्म कभी पुरतासीर नहीं हो सकेगी। असर और तासीर के लिए सोल का होना ज़रूरी होता है। जिस्म जो है वो तो आपको पता है, वो तो कसीफ है। लतीफ़ क्या चीज़ है? वो रूह है। वाह। तो रूह का के साथ ताल्लुक़ फिल्म का लोगों की, मैं आपको क्या क्या बताऊं, कौन कौन सी फिल्म है आप देखें तो सही, क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या लोगों ने बनाया हुआ है। आप देखें तो आपको पता चलता है कि यार ये दुनिया क्या है। लेकिन आज भी जब कोई अच्छा काम करता है और मशीन भी प्लस कर लेता है और उसकी क्रिएशन में बड़ी पार होती है और वो बेहतरीन अपना जो एफर्ट है वो करता है, तो फिर फादर जैसी फिल्म बनती है। सर नई टेक्नोलॉजी की कितनी फिल्में हैं पिछले 10-12 साल से आ रही हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, हर चीज़। किसी फिल्म का कोई किरदार मुझे दिखा दे जो अमर हुआ हो। अमर नहीं हो सकता। किसी फिल्म का कोई गाना दिखा दे जो स्ट्रीट सॉन्ग हुआ हो। तो ये जो इतने सारे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया स्टडीज़ के डिपार्टमेंट हैं जो ये फिल्म मेकिंग किताब पढ़ा रहे हैं ना, बात शमून। वही है ना किताब सर। में भी जब तक ख्याल नहीं पढ़ाया जाता, ख्याल पढ़ाया नहीं जाता, माफ़ कीजिएगा, ख्याल कभी नहीं पढ़ाया जाता। ख्याल आता है सर। ख्याल आता है। पैगंबर पे नजूल होता है और फनकार पे आमद होती है। वो जो आमद है ना, वो बुनियादी तौर पे आना ज़रूरी है। वो एक क्रिएटर के पास वजीहत होती है। रही बात इसकी कि लोग जो हैं वो किस तरह उसको लेकर चलते हैं, किस तरह उसे दिखाते हैं, किस तरह उसे बनाते हैं, कैसे संवारते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं, ये एक बिल्कुल और चीज़ है। आपके जो यहाँ फिल्म बन रही है, देखिए कराची में बड़ी बड़ी अच्छी बच्चे बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म भी बना रहे हैं माशाल्लाह। मैं तो खैर उनको कभी भी उनसे मायूस नहीं हूँ। मुझे बच्चे यकीन हमारे है, अहद के चालाक हो गए। वो अहद के चालाक हो गए। बस सिर्फ उनमें एक खामी जो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाहता हूँ, वो खामी ये है कि अपने बड़ों को ओन नहीं करते। वो अपने बड़ों को ओन नहीं करते। बड़ों को ओन बेशक ना करें, बड़ों के काम को ओन करें। नहीं, वो काम की बस बात ही मैं कर रहा हूँ कि काम बड़े को, बड़े क्यों हुए बड़े, कि वो उन्होंने काम अच्छा किया। आप काम वो ओन नहीं करते, हम उन्हें ओन करते हैं। हमें पता है कि जो बच्चे हैं वो ऐसे कर सकते हैं, वो डिसोन कर सकते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को नहीं चाहिए कि वो उन्हें डिसोन करें। हम उन्हें डिसोन नहीं करते, कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अच्छे इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी जो मैं बात तो आपने अपने कही बहुत राइटर्स अच्छी। को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक दावत देना चाहता हूँ। तमाम राइटर्स बड़े काबिल हैं, समझदार हैं, सब कुछ है, कि वो इस चैलेंज को जो इस वक्त दरपेश है टेक्नोलॉजी के, और जैसे आपने कहा उसका मुकाबला करें। उसका मुकाबला कहानी से हो सकता है। बहुत उम्दा बात। कोई ट्रेंड जो है वो नहीं कर सकते। पब्लिक का नहीं होता, ट्रेंड हम देते हैं, ट्रेंड राइटर देता है, वो ट्रेंड ख़वातीन हज़रात, कहानी नबीसी से मुताल्लिक़ बात हुई। दो बड़े जय्यद नाम पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के, कि जिन्होंने अपने खून जिगर में उंगलियां डबोकर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को नामवर किरदार और नामवर कहानियाँ दी। क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही कि नए आने वाले पुरानों के काम को यकसर रद्द ना करें और इस जोम में ना खड़े हों कि वो तकनीक की बुनियाद पर ख़याल को, तख़य्युल को तस्खीर कर लेंगे। क्या अच्छी शेर है कि सुतून अपने जोम में गुम खड़ा है, जब ज़रा इन्हिमाक टूटेगा तब गिरेगा। इन्हें एहसास तब होगा कि जब कहानी की अहमियत इन पे उजागर होगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का माहिर आदमी स्टीफन स्पिलबर्ग, कि जिसने इंडियाना जोन्स जैसी फिल्म बनाई, स्टीफन स्पिलबर्ग का कहना ये है कि ऑडियंस आर हार्डर टू प्लीज़ if you are just giving them effects, but they are easy to please if there is a good story. ये बहुत मुश्किल है
कि आप सामीन को महज, नाजरीन को महज आप इफ़ेक्ट्स के ज़रिए बहला देंगे। हाँ, वो खुश होकर जाएंगे सिनेमा से अगर आप उन्हें एक अच्छी कहानी देंगे। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बहुत अच्छी कहानियों की बहुत दिलरुबा फिल्में लेके आएँ, मैं जनाब नासिर अदीब और जनाब परवेज़ कलीम साहब का बहुत मशकूर हूँ, आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने बहुत खूबसूरत गीत गाए। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस प्रोग्राम का ये रिवायत है कि इख्तिताम मौसीकी पे होता है। मुदहिर धुन के साथ आपको छोड़ के जाएंगे, सो आपकी जानिब। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, बादशाह तेरे आसाब पे तारी सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी, सारी दुनिया को
चाहा लेकिन मुझको दुनिया ने कमर बांटना चाहा लेकिन जिस तरफ दिल था उधर सारी की सारी मैं थी जिस तरफ दिल था उधर सारी की सारी मैं थी वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं थी बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी बादशाह